नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको रमज़ान की मुबारकबाद। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हाफिज़ साद साहब जो तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं, उनके गिरफ्तारी के बाद पूरा मुल्क मफलूज दिखाई दे रहा है। एक नारकी और अबतरी की सूरत हाल है। क्या ये कोई साजिश है, और अगर ये कोई साजिश है तो उसके पीछे कौन है? और फिर ये जहांगीर तरीन साहब तो इस हुकूमत के लिए एक सियासी देव बनते जा रहे हैं, वो देव कैसे बने और अब वो क्या करने वाले हैं? और फिर जनाब हम बात करेंगे कि जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, अंदरूनी अमन मान हो, सियासी अबतरी हो, माशी सूरत हाल हो, खारजा पॉलिसी हो, हर हवाले से मामलात बिल्कुल मफलूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या इस सूरत हाल में नए इंतखाबात के अलावा कोई चाराकार है, और क्या मुल्क की असम्बलियाँ टूटने वाली हैं? इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब। हम हाफिज़ साद की गिरफ्तारी से, हाफिज़ साद को गुज़िश्ता रोज़ अचानक गिरफ्तार कर लिया गया, और जिस तरह उनको अचानक गिरफ्तार किया गया उसी तरह अचानक ही पूरा मुल्क भी मफलूज हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि पहले जब ये सारा कुछ हुआ, धरना हुआ, खादिम रिजवी साहब ने अपने इंतकाल से 1-2 दिन पहले जो उनका धरना ख़त्म हुआ था, उसके नतीजे में हुकूमत ने कुछ मुज़ाकरात किए थे उनके साथ और एक एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट के मुताबिक हुकूमत ने जनाब फ़्रांस के सफ़ीर को भी निकालना था, फ़्रांस की मसनूआत पर भी पाबंदी लगानी थी, वहाँ से भी अपना सफ़ीर वापस बुलाना था। और ये उस वक्त भी नज़र आता था कि ये कोई काबिल अमल बात नहीं है जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल और ख़ुसूसन जो बैन-अक़वामी सूरत हाल है किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़। और फ़्रांस एक बहुत बड़ी इक़्तिसादी और फ़ौजी क़ुव्वत है दुनिया की, उसके साथ आप तल्लुकात कैसे तोड़ सकते हैं, और अगर तोड़ने हैं तो फिर उसके लिए आपकी हिकमत अमली क्या होगी? सो इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पे फरामोश करके हम बिल्कुल बजा तौर पे ये कह सकते हैं कि महज उस वक्त को टालने के लिए एक काम कर दिया गया। और चूँकि जो वज़रा होते हैं वो रियासत के नुमाइंदे होते हैं, और उन वज़रा ने दस्तखत किए उस मायदे के ऊपर, और उस मायदे के ऊपर जब अमल दरामद नहीं हुआ, हुकूमत का ख्याल था कि शायद मौलाना खादिम रिजवी साहब के इंतकाल के बाद उस तरह जो है वो प्रेशर उनके ऊपर ना ला सके तरीके लब्बैक पाकिस्तान। लेकिन हाफिज़ साद रिजवी जो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे हैं, उन्होंने जनाब वो तकरीबन उसी तरह की ताकत का मुजाहरा किया और धमकी दी कि जनाब वो अगर ये इस पर अमल दरामद ना हुआ तो वो एक लॉन्ग मार्च करेंगे। और उन्होंने 20 अप्रैल की डेट दे दी। तो 20 अप्रैल अभी बहुत दूर थी, लेकिन हुकूमत ने जनाब वो 20 अप्रैल पहले ही कर दी, पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया और पूरा मुल्क अचानक मफलूज हो गया। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या इस मुल्क के अंदर कोई हुकूमत जो है वो कोई प्लानिंग भी करती है? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पे कोई प्लानिंग करती है। एक तरफ अचानक पूरा मुल्क को जो है वो मफलूज कर दिया गया, तमाम बड़े छोटे शहरों के दाखिली खारजी रास्ते बंद हो गए, शहरों के अंदर भी सड़कें ब्लॉक हो गई, कुछ मुजाहिरीन ने किए और बाकी जो रही सही कसर थी वो इंतज़ामिया और पुलिस ने निकाल दी, उन्होंने खुद कंटेनर लगा के सड़कें बंद कर दी। सो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है कि मुल्क तकरीबन हम कह सकते हैं कि पैरालाइज हो चुका हुआ है, कहीं पे कोई ना आ सकता है ना जा सकता है, लोग घंटों से फंसे हुए हैं। और सबसे जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है पाकिस्तान भर के अंदर, और जो बेबसी के आलम में मरीज़ इस वक्त बिस्तरों में पड़े हुए हैं जो अस्पतालों के अंदर, जिनको ऑक्सीजन लगनी है, वो बिल्कुल नहीं जानते कि किस वक्त उनकी जो है वो रिज़र्व ऑक्सीजन अस्पतालों में मौजूद है वो ख़त्म हो जाएगी और स्टॉक फिर आगे नहीं होगा तो फिर क्या बनेगा। एक किस्म की वो अब उनको पास कोई ज़मानत इस टाइम मौजूद नहीं है कि उनकी सांसें कब तक चलेंगी। यही सूरत हाल मुल्क के दीगर मामलात की है। पूरे मुल्क से जो फूड चेन है वो रुक चुकी है, पूरे मुल्क से जो ऑयल की सप्लाई है वो रुक चुकी है। अगर ये ऑयल की सप्लाई बहाल नहीं होती तो क्या इस मुल्क के बिजली घर चल पाएंगे? क्या इस मुल्क का निज़ाम चल पाएगा? फैक्ट्रियाँ चल पाएंगी? जो तमाम चीज़ें बिजली के ऊपर डिपेंड करती हैं वो चल पाएंगी? और ग़िज़ाई अजनास रमज़ान शुरू हो गया, उसकी किल्लत नहीं पैदा हो जाएगी? और अगर ये तमाम काम हो गए तो फिर यकीनन अबतरी की सूरत हाल ज़्यादा बढ़ेगी। इस सारी सूरत हाल में अगर हम ये सोचें कि क्या ये कोई साजिश है, तो बिल्कुल ये साजिश ही लगती है, मगर किसी गैर की नहीं, खुद इस हुकूमत की अपनी नालायकी की साजिश है कि अगर आपने हाफिज़ साद को गिरफ्तार करने का फैसला कर ही लिया था तो आपको पता था कि उनकी जो तंजीम है वो माजी में क्या रिएक्शन देती रही और इस दफ़ा क्या रिएक्शन देगी। तो आपने कोई मुतबादिल प्लान क्यों नहीं बनाया? आपने पहले शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों को, इस चीज़ को महफूज क्यों नहीं बनाया? वहाँ पे फोर्सेस क्यों नहीं तैनात की? अभी भी हमने यही देखा कि जहाँ पे भी सूरत हाल ख़राब है वहाँ पे हमें पुलिस और इंतज़ामिया कहीं नहीं दिखाई दे रही, और जहाँ जहाँ पे दिखाई दे रही है वहाँ पे हम ऐसी खबरें आ रही हैं कि जनाब को 300-350 से ज़्यादा पुलिस वाले ज़ख्मी हो चुके हैं। एक पुलिस वाला जो है वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठा है। पूरे मुल्क में ऐसी अबतरी की सूरत हाल है। लेकिन इस सारी
सारी सूरत हाल में हमें हुकूमत किसी जगह पर दिखाई नहीं दे रही, ना हमें वज़ीर-ए-आज़म दिखाई दे रहे हैं, ना हमें वज़रा दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एक सूरत हाल जिसमें पूरा मुल्क मफलूज हो। सबसे पहले तो वज़ीर मवासलात को सड़कों पर अनाउंस होना चाहिए था ताकि वो पूरे मुल्क का जो मवासलाती रब्ता जो सड़कों के ज़रिए वो बहाल रहे। फिर जनाब वज़ीर दाखिला को कार्रवाई करनी चाहिए थी, सूबाई भी और वफाकी भी, लेकिन हमें कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। माजी में भी जब खादम रिजवी साहब इस तरह के काम करते थे तो हमने यही देखा कि जनाब पुलिस और इंतज़ामिया गायब हो जाती थी, और इस वक्त भी जहाँ पर वो गायब है और जहाँ जहाँ पर थी वहाँ पर जो है वो सूरत हाल उसके कंट्रोल से बाहर थी। सो जिसने भी ये किया उसने प्लानिंग नहीं की और कोई मुतबादिल प्लान उनके पास मौजूद नहीं था। और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस मुल्क के अवाम जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस अबतरी की सूरत हाल के रहमो करम पर हैं। या तो अब जनाब तहरीक लबैक वाले को तर्स खा कर जो इस मुल्क के अवाम के ऊपर ये सड़कें खोल दें, या फिर ये हुकूमत उनको रिहा कर दे, या फिर इनके मुज़ाकरात के ज़रिए कोई तीसरा रास्ता निकला है। लेकिन इस वक्त मुज़ाकरात वाली जो सूरत हाल है, माजी में हुकूमत अपने मामूल के मुताबिक मुज़ाकरात करके नाकाबिल कबूल किस्म की, अमली तौर पर नाकाबिल कबूल मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो काबिल कबूल ही हैं शराइत, या वो काबिल कबूल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन काबिल अमल शराइत ना होने के बावजूद उनके ऊपर एग्री करके उसके बाद फिर वो यू टर्न ले लेती है। तो अब क्या तहरीक लबैक वाले हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पे उस पर एतमाद करने के लिए तैयार हो गए? ये सारी सूरत हाल एक ऐसी है जिससे हमें ऐसा लगता है कि पूरा मुल्क जो है एक गैर यकीनी की सूरत हाल में मुब्तला है। और अब हम बात करते हैं जहांगीर तरीन साहब की। जहांगीर तरीन साहब जो एक सियासी जिन थे, हुकूमत के लिए भी एक सियासी देव की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। उन्होंने एक शो ऑफ पावर भी किया। अपनी पेशी के मौके पर उन्होंने अरकान कौमी असम्बली की एक बड़ी तादाद को साथ लेकर गए और उन सब ने जहांगीर तरीन साहब की खुली हमायत का ऐलान किया। और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उसके बाद उन्होंने एक डिनर भी दिया। अब पता ये चला है कि वो एक इफ्तार डिनर देने वाले हैं, चूँकि रमज़ान शुरू हो गया, और उस इफ्तार डिनर में पहले से ज़्यादा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शरीक होंगे। और ऐसी इतलात आ रही हैं कि कोई कम अज़ कम 6-8 मज़ीद अरकान कौमी असम्बली उनके साथ मिल चुके हैं, और इसी तरह सूबाई असम्बली के अरकान भी बहुत सारी तादाद में हैं। अभी तक तो जहांगीर तरीन साहब ने और उनके साथ जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ जहांगीर तरीन के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन असल में कहानी ये है नहीं, क्योंकि मामलात जहांगीर तरीन साहब के और इमरान खान साहब के दरमियान जो जिस हद तक जा रहे हैं उसमें सूरत हाल में कोई राज़ीनामा टाइप की चीज़ बहुत मुश्किल है, क्योंकि खान साहब एक बड़ी अजीब पोजीशन में फंस चुके हैं। अपनी आदत के मुताबिक वो एक जो है वो लंबे दावे तो कर चुके हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, और अगर वो इस मौके पर जहांगीर तरीन साहब को छोड़ते हैं तो तब भी उनके पल्ले जो है वो कख नहीं रहता और उनको सियासी तौर पर खासी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि जहांगीर तरीन साहब ये सियासी देव कैसे बने? तो यकीनन जहांगीर तरीन साहब एक ऐसे आदमी है जो कहा जाए कि तहरीक इंसाफ के अंदर उसकी तामीर उन्होंने सबसे बड़ा किरदार उनका था। माजी में लोगों को लाकर उन्हें शामिल किया, फिर ख़ुसूसन जनूबी पंजाब के अंदर उन्होंने बहुत सारे लोगों को दूसरी पार्टियों से तोड़कर इसमें शामिल किया, उनको टिकट दिलवाए। सेंट्रल पंजाब में भी उनका असर रसूख मौजूद है। इसी तरह जब ये हुकूमत बनने का मामला था, तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई, तो जो आज़ाद अरकान कौमी सूबाई असम्बली हैं वो उनके साथ उन्होंने रब्ते करके उनको ला के इस पार्टी में शामिल करवाया। तो एक बहुत बड़ी ग्रिप जहांगीर तरीन साहब की मौजूद है इस जमात के अंदर, और अब वो एक देव बन चुके हैं जिससे एक ऐसा सूरत हाल है कि ना तो इमरान खान साहब इस सूरत हाल को नज़रअंदाज कर सकते हैं और ना ही सूरत हाल को फेस करने की पोजीशन में हैं। अब देखना यह है कि जहांगीर साहब आगे चल के करने क्या जा रहे हैं। तो जिस दिन जहांगीर तरीन साहब ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट कर दी कि वो इस पार्टी के साथ नहीं या किसी दूसरी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वो उस हुकूमत के लिए जो है वो उनके ताबूत पे एक आखिरी कीली साबित होगी। अब हम इस पर बात करते हैं कि क्या मुल्क में असम्बलियाँ टूटने वाली हैं? तो जनाब मुल्क में जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है। हुकूमत की गवर्नेंस हमें कहीं पर दिखाई नहीं दे रही, ना हमें सेहत के शोबे में दिखाई दे रही है, ना हमें अमन-ओ-मान के शोबे में दिखाई दे रही है, ना हमें मईशत के शोबे में दिखाई दे रही है, ना दीगर जो मुल्क के मामलात है वो हमें कहीं चलते हुए दिखाई देते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ये हुकूमत तनाव हो चुकी है। तमाम जो हलीफ ममालिक थे वो हमारा साथ छोड़ चुके हैं। कश्मीर के मामले पर जो हमने यू टर्न लिए, हमने पहले जिक्र करना छोड़ दिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का, फिर हमने वो भी बात करनी छोड़ दी कि जो कर्फ्यू है वहाँ पर लॉकडाउन लगा उसको ख़त्म किया जाए। और उसके बाद हमने जो सबसे अहम बात यह है कि हमने वो बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात का एक जो मिनिमम एजेंडा था हम उससे भी पीछे हट गए, और अब हम बार बार उनकी मिन्नतें करी जा रही कि किसी भी तरीके से भारत हमसे मुज़ाकरात कर ले। सो हुकूमत हर तरफ हमें मफलूज और मुकम्मल तौर पर अज़्व मुअत्तल दिखाई देती है। इस सारी सूरत हाल में अगर हम कहें कि हल क्या है, तो हल ये है कि इस हुकूमत से अगर हम ये कोई तवक्को रखें कि ये कोई कुछ कर पाएंगे, खान साहब जो है सवाए काबीना के वज़ीरों की तब्दीलियाँ आगे पीछे करने के और उनके महकमे तब्दील करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब भी सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो ऐसे ही सोच रहे हैं, लेकिन सूरत हाल इस तरफ
जातियों में दिखाई नहीं दे रही। दूसरी तरफ हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती है कि किसी तरीके से असम्बलियाँ चलें, हुकूमत चाहे बदल जाए लेकिन असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें। और इसी चीज़ का खान साहब भी जो है वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं और वो ये जानते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि असम्बलियाँ चलें और वो इसलिए बार बार असम्बलियाँ तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन के अंदर भी बहुत सारा इख्तिलाफ राय है। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी तरीके से इन हाउस तब्दीलियाँ लाई जाएँ और वो तो हर सूरत में नए इंतखाबात ही चाहते हैं। लेकिन जो आसिफ ज़रदारी साहब और जो कुछ दीगर लोग ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर तब्दीली लाई जाए कि मुस्लिम लीग नून सूबा पंजाब में और वफाक में अगर नई तब्दीली का हिस्सा नहीं बनती, यानी कि इन हाउस तब्दीली का हिस्सा नहीं बनती, तो वो तब्दीली लाना भी मुमकिन नहीं है। और मौजूदा जो सूरत हाल मुल्क की चल रही है, इस सूरत हाल का चलना भी मुमकिन नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि मामलात कोई चाहे या ना चाहे, किसी की ख्वाहिश हो या ना हो, अमली तौर पर जो है वो नए इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं और नए इंतखाबात के अलावा बज़ाहिर कोई इसका हल हमें दिखाई नहीं दे रहा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।